अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में उसका जो लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, इसके बारे में स्टडी करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में कैसे रिप्लेस होते हैं, कैसे रिप्लेस होते हैं और क्या जरूरत है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेस होना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सॉइल है उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं तो हमने जो फूड ऑब्टेन करते हैं, जो फूड हमें मिलता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, वहीं से हमें भी फूड मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से हैं? सॉइल से मिलते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके नेचुरली सॉइल में मिले होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये आपकी क्या होते हैं? सॉइल में क्या होते हैं? नेचुरली मिले होते हैं और इन्हीं को प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो यही जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, हमने देखा होगा जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स को हम लोग सोविंग करते हैं। जो क्रॉप्स को सोविंग करते हैं तो क्रॉप्स को सोविंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस सॉइल में फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर का जो यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो फर्टिलाइजर होता है या मैन्योर्स होता है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम होता है। इन सब का हम लोग यूज करते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो? बनी रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उस सॉइल के अंदर इन सबको ऐड किया जाता है। क्यों ऐड करते हैं? आपने देखा होगा कि जो सॉइल होती है वो सॉइल में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है उस सॉइल में जब कोई प्लांट्स को ग्रोथ किया जाता है, जो कोई क्रॉप्स को ग्रोथ किया जाता है तो क्रॉप्स को, उस प्लांट्स को, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं या कोई गार्डन में यूज किया गया तो उस क्रॉप्स को या जो प्लांट है उस प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से मिलते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो धीरे धीरे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो हम जब नेक्स्ट कोई क्रॉप्स को सोविंग करते हैं, जैसे हमने इससे पहले क्या किया था? इससे पहले जो क्रॉप थी वीट क्रॉप थी, यानी वीट को हम रबी क्रॉप्स भी कहते हैं। उसको जो हमने सोइंग किया था, बोया था, तो उसमें हमने खाद को भी डाला था, फर्टिलाइजर को भी यूज किया था। तो फर्टिलाइजर को जो यूज किया तो वो फर्टिलाइजर क्या हुआ? उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम थे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या हुए? प्लांट्स के द्वारा, जो क्रॉप थी, वीट क्रॉप थी, उसके द्वारा क्या हुए? एब्जॉर्ब कर लिए गए। यानी अब हमको जो न्यू क्रॉप को सोविंग करना है, यानी अब पैडी को सोविंग करना है या फिर आपका जो क्रॉप है खरीफ क्रॉप को सोविंग करना है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसको उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके अंदर रिप्लेस यानी उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस इन द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का क्या होना? रिप्लेस होना। कुछ क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम नेचुरली होते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम नेचुरली होते हैं। अब नाइट्रोजन को आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन एक ऐसा मिनरल्स है जो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स के लिए जरूरी है। और ये नाइट्रोजन जो है आपके एयर में भी है, लेकिन जो एयर में नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इस नाइट्रोजन को प्लांट्स क्या करेंगे? सॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म यानी घुले फॉर्म में, सॉइल के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, उसको सॉल्युबल फॉर्म में क्या होगा? प्लांट्स क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स में जानते हैं नाइट्रोजन क्या करता है, या एनिमल में भी नाइट्रोजन ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आता है। अगर ये नाइट्रोजन मिनरल्स नहीं रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, तो आपका जो प्लांट्स है वो प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, तो प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए या उसको बढ़ने के लिए इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है और ये सॉइल में नेचुरली होते हैं।
अगर नहीं होते हैं और उसमें हम प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं तो प्लांट्स उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे ही जब हम कोई नई क्रॉप्स को शो करते हैं तो उसमें फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को शोविंग बोते रहते हैं एज अ फॉर्म ऑफ। पहला होता है कि हम लोग कैसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्युअर। हम लोग अगर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करना है तो अब सॉइल में हम क्या करेंगे, एडिंग, क्या ऐड कर देंगे, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्युअर्स। फर्टिलाइजर और मैन्युअर्स का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं क्या करने के लिए, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करने के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। अब आप लोग जब क्या करते हैं, क्रॉप्स को सोविंग करने जाते हैं, क्रॉप्स को जब सोविंग करने जाते हैं तो आप लोग मार्केट से क्या करते हैं, एक जो बैग होता है, पूरा बोरी होती है, उस बोरी के अंदर क्या होता है, आपका फर्टिलाइजर आता है। तो किसी को आप पोटास कहते हैं, किसी को आप सल्फर कहते हैं, और किसी में क्या होता है, यूरिया। यूरिया, इसमें आपका यूरिया, यूरिया जो खाद होती है इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज करने से आपको नाइट्रोजन, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब वो ऐड होंगे, सॉइल में ऐड होंगे, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आएंगे, तो जो आपने क्रॉप्स को सोविंग किया है वो क्रॉप्स क्या करेगा, उसके अंदर जो NPK है, नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम और फास्फोरस, इन सबको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट के अंदर वो आपके फर्टिलाइजर या मैन्युअर आ गए, और वो प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है। फिर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई, तो अब फिर जब नेक्स्ट क्रॉप्स को आप सोविंग करेंगे उसमें भी क्या करेंगे, फर्टिलाइजर और मैन्युअर को ऐड करेंगे। मैन्युअर तो आप जानते हैं, जैसे खाद, ये आपकी क्या कहते हैं, गोबर वगैरह वाली, काऊ डंग वाली, तो इसको भी ऐड करते हैं मैन्युअर को। तो इसको ऐड जब करते हैं तो उस सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, और इसको ऐड करने से क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस, ये चीजें ऐड होती हैं जो सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स क्या करते हैं, उससे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेस बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट। दूसरा, ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करने पे, लेग्यूमिनस जो प्लांट होता है उसको ग्रो करते हैं तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस होते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, तो कौन सी क्रॉप्स को शो करते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट को, लेग्यूम्स प्लांट्स को। लेग्यूम्स प्लांट में आपके क्या आते हैं, एग्जांपल के तौर पे आ जाते हैं ग्राम, चना, पी, मूंग, पल्सेस जो हैं, एटसेट्रा। ये जो पल्सेस है वो पल्सेस क्या होती हैं, लेग्यूम्स प्लांट होती हैं। अगर आपको सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करना है तो आप क्या करें, ग्रोविंग करें लेग्यूम्स प्लांट्स को। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बताया था कि ये आपका पी का प्लांट्स है, इन दोनों का, और इस लेग्यूम्स प्लांट्स की रूट क्या होती है, नडुलेटेड होती है, और इस नडुल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल में क्या करता है, नाइट्रोजन को मिक्स करता है, नाइट्रोजन, ये राइजोबियम बैक्टीरिया एयर में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो 78% नाइट्रोजन है, इसके अंदर एक क्वालिटी है कि ये 78% नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है, और फिक्स करने के बाद उसको बनाता है सॉल्युबल फॉर्म में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और जब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है सॉइल के अंदर, तो ये जो पी प्लांट्स है, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और नाइट्रेट्स को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्ब करने के बाद इस प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट कैसे मतलब क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है इसमें सॉइल को। मैं आपको बता दूं कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है वो नडुलेटेड रूट होती है, उनके
अब इनको लेग्यूमिनस प्लांट है, अब इनको उतना फर्टिलाइजर और मैन्युअल्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन मिल जा रहा है। इन दोनों का, राइजोबियम का और लेग्यूमिनस प्लांट का, इन दोनों का रिलेशन भी क्या है, सिम्बियोसिस है, कि एक दूसरे को क्या करना, बेनिफिट पहुंचाना। तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं, तो उसके अंदर रूट नोडल्स में बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, और फिक्स करने के बाद उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, उसमें नाइट्रोजन ऐड हो जाती है एज अ फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, सोलुबल फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिल जाती है सॉइल के अंदर। और ये जो लेग्यूम्स प्लांट है, वो लेग्यूम्स प्लांट क्या करते हैं, सॉइल से नाइट्रेट्स को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इनका क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो दो टाइप के थे इसमें, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल में। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं फर्टिलाइजर और मैन्युअल्स का। आप लोग फर्टिलाइजर जब लेने जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है नाइट्रोजन 46%, यानी इसमें नाइट्रोजन क्या है, 46% है। आप लोग खाद लेने जाते हैं पोटास, एक होती है सल्फर, इन सबको क्या करने हैं, टेक करने के लिए आप लोग लेकर के लेने जाते हैं। तो इसमें हम लोग बताया कि जो न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस होते हैं सॉइल के अंदर, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एडिंग फर्टिलाइजर और मैन्युअल, या तो आप फर्टिलाइजर और मैन्युअल का यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोइंग लेग्यूम्स प्लांट्स, जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं उसको जब हम लोग ग्रो करेंगे तो उसको ग्रो करने से क्या होगा कि उसके अंदर और क्या होगा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, वो राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर क्वालिटी क्या है कि वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है, और उसको सॉइल में नाइट्रेट्स के फॉर्म में, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और उससे प्लांट्स क्या होते हैं, अपना नाइट्रोजन जो होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका सेल। ये चैप्टर आपको क्या करना है, आज खत्म करना है। उसके बाद आज खत्म करने के बाद इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आप लोग क्या करेंगे, खुद से करेंगे। जो नई क्वेश्चन समझ में आएगा वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे, और जो इसका नोट्स होगा, मैं वो नोट्स आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा नोट्स, पीडीएफ में या इमेज में सेंड कर दूंगा। आप अपने फेयर कॉपी में उस नोट्स को पीडीएफ फाइल में जो होगा उसको लिख लेंगे, और जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, पेंसिल से अपने कॉपी में ही करेंगे। जो बड़े क्वेश्चन है उसको नहीं करना है, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, एमसीक्यूज है, हॉट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप अपने बुक में ही क्या करेंगे, करेंगे पेंसिल से करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सेल। देखिए, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, सेल्स जिसे कहते हैं, ये सेल्स क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल क्या होता है। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे इस रूम में ये जो वॉल बनी हुई है, जो दीवार पूरी बनी हुई है, आप लोग देख रहे हैं, इस दीवार को बनने के लिए जो सबसे छोटी छोटी यूनिट बताई गई है वो है ब्रिक्स, ईट। ऐसे हमारी भी बॉडी को बनने के लिए, या प्लांट्स की बॉडी को बनने के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे छोटी यूनिट है, जिससे हमारी बॉडी मिलकर के बनी हुई है, उस छोटी सी यूनिट का नाम क्या दिया गया है, सेल। उसका क्या नाम दिया गया, सेल। जैसे इस चौक में मैं अगर कह दूं कि ये चौक कोई ऑर्गेनिज्म है, और इसको मैंने तोड़ा, और तोड़ने के बाद जो सबसे छोटा सा पार्टिकल्स है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जिससे ये पूरी चौक की पूरी बॉडी मेडअप हुई है, अगर ये लिविंग होता तो इसकी बॉडी जो मेडअप हुई है, जो सबसे छोटी यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या दिया जाता है, सेल। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत आगे तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे, और आगे चल के आपको क्लास 8 में पूरा चैप्टर है, 9th में पूरा चैप्टर है, 10th में पूरा चैप्टर है, तो इसके पार्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको 7th में उसके पार्ट के बारे में डिफाइन नहीं करना है,
देखिए सेल मैंने बताया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, किसी भी लाइफ की, चाहे कोई प्लांट्स हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसी को कहते हैं सेल। इसकी डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस सेल की डिस्कवर की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवर की। इसने क्या देखा, इसने कैसे डिस्कवर किया? इसने क्या किया, जो प्लांट्स के ऊपर जो ट्री होते हैं, ट्री के ऊपर आपने देखा होगा पपड़ी की तरह जो छाल होती है, उस छाल को लिया और उसको मतलब निकाल करके इसने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप जिससे छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे ऑर्गन्स को देखते हैं, माइक्रो ऑर्गन्स को देखते हैं। उससे क्या किया, उसने उसको देखा बार्क ऑफ ट्री, यानी उसकी छाल को निकाल करके देखा, तो उसने क्या देखा, हनी कॉम्ब की तरह इसको स्ट्रक्चर दिखाई दिया, छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिए, और इस चैम्बर का ही इसने नाम क्या रख दिया, सेल। दिस इज कॉल्ड एज अ सेल। और इसने जो सेल को देखा था वो नॉन लिविंग थी, लिविंग सेल को नहीं देखा था। इसने नॉन लिविंग सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और आगे की चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा क्लास में। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल की डिस्कवर की। सेल, उसने क्या कहा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, बेसिक यूनिट है, जिससे मिल करके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अगर सेल नहीं होती तो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी चीजें बनी नहीं होती। देखिए सेल से हमारी बॉडी कैसे बनती है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं। देखिए सेल, सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या आया, सेल। ये छोटा सा एकदम पार्ट की, जो स्मॉलेस्ट पार्ट की सेल। और जब सेल का ग्रुप बना, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का जब ग्रुप बना तो उसका नाम दिया गया टिश्यू। क्या नाम दिया गया, टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सेल, सेल एक सेल। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी सिर्फ ओनली वन सेल से मेड अप है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिसेलुलर। और जिसकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल होते हैं उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। जिसकी बॉडी एक सेल से, वो यूनि, और जिसकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल होगी उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल जो है वो हम लोग हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या आया हमारे बॉडी के अंदर, सेल। सेल से जब ग्रुप बन गया, सेल का डिवाइड हो गई सेल, तो उसका फॉर्मेशन हुआ किसमें, टिश्यू में। और टिश्यू में क्या हुआ, बहुत सारे टिश्यू जब मिले तो वहां पे फॉर्मेशन हुआ किसका, ऑर्गन का। ऑर्गन का मतलब एक ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर कोई भी, जैसे मैंने ले लिया नोज। नोज एक ऑर्गन है, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है। बना किससे है, टिश्यू से बना है। और टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है। यानी हमारे इस नोज में सेल होगी, छोटी 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 जो हमारे यूनिट है वो क्या होगी, सेल। उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन। ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या किया गया कि जो ऑर्गन थे, सब ऑर्गन को मिला करके एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम उसका नाम रखा गया। अब देखिए क्या किया गया, कैसे डिवाइड किया गया। कहा गया कि जो ऐसे ऑर्गन है, कुछ ऐसे ऑर्गन है जो ऑर्गन का जो ऑर्गन तो डिफर है, अलग अलग ऑर्गन है। नोज अलग है, लैरिंग्स अलग है, इसको क्या कहते हैं, जो विंड पाइप है अलग है, लंग्स अलग है। ये सब अलग अलग ऑर्गन है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन है। सब आपके टिश्यू से बने हैं, सेल से पहले बने हैं, ऑर्गन बन गए, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन है। लेकिन नोज का, विंड पाइप का, लंग्स का, ब्रोंचियोल्स का, सबका फंक्शन एक है। सबका काम क्या है, एक है। तो उनको एक साइड में कर दिया गया, कहा भाई आप एक साइड में हो जाओ। और साइड में जब उनको कर दिया गया तो वहां पे उन सबका, जब इस ग्रुप का ये सब, जैसे नोज हो गया,
लंग्स हो गया, विंड पाइप हो गया, इन सबको जब एक साइड में कर दिया गया, ये अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन है, ये भी बने हैं टिश्यू से, सेल से, तो सबको अलग कर दिया गया। तो इन सबको अलग करके एक नाम दे दिया गया कि तुम्हारा एक नाम है, एक सिस्टम बन गए हो तुम, और उनका नाम दे दिया गया ऑर्गन सिस्टम। क्या नाम दिया गया? ऑर्गन सिस्टम। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑर्गन सिस्टम का। माउथ, इसोफेगस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब स्टमक, विंडपायर, इसोफेगस, माउथ और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब अलग अलग ऑर्गन हैं, लेकिन सबका फंक्शन एक है, क्या करना? डाइजेशन करना, फूड का डाइजेशन करना। तो इनको भी एक सिस्टम में बना दिया गया, उसका नाम रख दिया गया डाइजेस्टिक सिस्टम, और इसका नाम रखा गया था क्या? रिस्पिरेटरी सिस्टम। और जितने ऐसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन है और उनका सब फंक्शन सेम, तो उनको अलग ग्रुप बना दिया कि तुम्हारा फंक्शन ये करना है, तुम्हारा फंक्शन वो करना है। ऐसे डिफरेंट टाइप का फंक्शन, किसी का सांस लेना, किसी का फूड का डाइजेशन करना, किसी का जो है बॉडी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, किसी का नर्व सोचना समझना थिंकिंग करना। ऐसे ही क्या कर दिया गया? अलग अलग क्या कर दिया गया? ऑर्गन सिस्टम बना दिया गया। तो बना किससे ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन से। और कैसे ऑर्गन से? ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स के थे, लेकिन उनका फंक्शन सेम था, सबको मिला दिया गया। अब जब सब ऑर्गन सिस्टम को बुला लिया गया, बुलाने के बाद कहा गया कि अब बन जाओ तुम इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या ऑर्गन्स बन गए। कोई भी ऑर्गन्स, चाहे प्लांट या एनिमल, ऑर्गन्स बन गए। तो ऐसे ही हमारे बॉडी का मेडअप हुआ है। अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करूं कि क्या इस अमीबा के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, तो आप क्या कहेंगे? अगर इस अमीबा के अंदर ऑर्गन सिस्टम में पूछूं कि ऑर्गन सिस्टम है, तो आप क्या कहेंगे? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि इस अमीबा के बॉडी में एक ही सेल है, टिश्यू नहीं है। अगर टिश्यू होता तो ऑर्गन होता, ऑर्गन होता तो ऑर्गन सिस्टम होता। ये अमीबा यहीं तक ही लिमिटेड है, एक ही सेल से मेडअप हुआ है, इसमें टिश्यू नहीं बना है, तो इसके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा। जिसकी बॉडी में वन और मोर सेल होंगे, उसी में ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो सेल थी उसी सेल से ही क्या किया गया है? हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और उससे फिर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ है। सेल, सेल से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ है। चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो वन और मोर सेल से बने हुए हैं। कोई एक सेल से बना हुआ है तो यूनिसेलुलर, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है तो मल्टीसेलुलर। दो टाइप की क्या होती हैं? सेल होती हैं। अब यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, सेल की टाइप्स कितनी होती है? मैं आपको बहुत डिटेल नहीं बताता हूं, जो आपके बुक में दिया है वही बताता हूं। दो टाइप्स की सेल होती है, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। प्लांट सेल होगी किसमें? प्लांट में। एनिमल सेल किसमें होगी? एनिमल की सेल में होगी। ठीक है, दो टाइप की सेल होती है, एक होती है प्लांट, एक होती है एनिमल सेल। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। प्लांट की सेल में क्या डिफरेंस है, एनिमल की सेल में क्या डिफरेंस है? हमारी बॉडी में जो सेल है वो डिफर है, प्लांट की सेल में जो है वो डिफर है। दोनों में डिफरेंट है, बहुत सारे डिफरेंट है। मैं आपको इसको स्ट्रक्चर के बेस पे समझा देता हूँ। ठीक है, एक तरफ प्लांट सेल बनाते हैं, एक तरफ एनिमल सेल बनाते हैं। चलिए याद रखते हैं। ये है आपकी प्लांट सेल, ये है आपका एनिमल सेल। चलिए पहला पॉइंट, इस प्लांट के सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा, जो इस सेल में, एक सेल को निकाला है हमने, जहां से आप निकाल दें एक सेल निकल जाएगा। प्लांट के पार्ट से कोई एक सेल को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या है? जो सब्सटेंस फिल हुआ है वो सब्सटेंस कैसा है? जेली लाइक है। कैसा है भाई? जेली लाइक सब्सटेंस है। उस सब्सटेंस का नाम दिया गया है साइटोप्लाज्म। दोनों में कॉमन, प्लांट की सेल में जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म, एनिमल की सेल में जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म, दोनों में कॉमन हो।
ठीक, अब बात करते हैं इसकी। ये जो मेम्ब्रेन है बेटा, ये मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट की सेल में, एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। अब यही डिफरेंस है, प्लांट की सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल की सेल वॉल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। क्या फंक्शन होता है सेल वॉल का प्लांट की सेल में और एनिमल की सेल में सेल वॉल नहीं होती? ये सेल वॉल क्या करती है? प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, रिजिडिटी बनाती है। प्लांट खड़ा होता है विंड में, बारिश के मौसम में खड़ा है, एक जगह पे फिक्स है, उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ताकत है कि वो विंड को सह रहा है, आंधी तूफान तूफान बारिश, ये सारी चीजें उसके सामने आ रही हैं, वो उसको क्या कर रहा है? सह सकता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट में होती है, कि प्लांट को ताकतवर बनाती है। ठीक है, ये प्लांट के अंदर क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एक डिफरेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक पतली सी लेयर होती है आउटर ही, जिसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम वही एनिमल में भी, जिसे कहते हैं आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग कह सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन। पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सीएम यानी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका क्या काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, मैं आपको बताया ये सिर्फ एक सेल का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसके साथ और एक सेल ज्वाइन कर दूं, यहां पे इसके साथ एक और सेल ज्वाइन कर दूं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों क्या करती हैं? एक दोनों के सब्सटेंसेस को यहां से इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने का काम होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सब क्या करने का? लाने का, ले जाने का, ऑक्सीजन को लाने का, ले जाने का, और फूड को ट्रांसफर करने का, लाने का, ले जाने का जो काम होता है, वो काम होता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसी तरीके से एनिमल के सेल में भी वही फंक्शन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, जिसके द्वारा कोई भी सब्सटेंसेस क्या होते हैं? आ जा सकते हैं, सेमी परमेबल। लेकिन एक होता है परमेबल, जिससे पूरे आ जा सके, लेकिन सेमी परमेबल यानी आधे, कुछ चीजें क्या होती हैं? आती और जाती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इस सेल के अंदर, इसमें भी होता है, प्लांट के सेल में भी होता है और एनिमल के सेल में होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं, यहां पर लिख देता हूं, न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ द सेल, सेंटर में बैठा हुआ है, एनिमल के सेल में भी और प्लांट के सेल में। जैसे एक स्कूल में, एक स्कूल है, इस स्कूल में पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही, बच्चे आ रहे कि नहीं आ रहे, पूरा टीचर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, सबको कंट्रोल करने का काम करता है प्रिंसिपल। ऐसे ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी चीजें इस सेल के अंदर होती हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सेल, या कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द सेल। यानी इस सेल के अंदर सब्सटेंसेस आ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस सेल के अंदर आपका और भी चीजें, फूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई कि नहीं आई, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम आपका करता है न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियस को कहते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द सेल। और ये न्यूक्लियस आपका दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। नेक्स्ट आते हैं वैक्यूम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी, दोनों में होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है?
माइटोकांड्रिया जो इस प्लांट के अंदर फूड बन गया, या माइटोकांड्रिया को आप ऐसे कह सकते हैं, माइटोकांड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेशन। इस सेल के अंदर भी हम लोग सोचते हैं कि हमने सांस लिया, जहां से फिर फेफड़े से निकाल दिया बस हो गया, नहीं। इस फेफड़ों से हमारे ब्लड में जाती है, ब्लड से पूरे हमारे बॉडी के जहां तक हमारे ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर सेल में जाती है, जहां तक ऑक्सीजन आ रही है, तो उस ऑक्सीजन का यूज करके वो क्या कर रहा है, फूड को फूड को तोड़ रहा है, ब्रोकन डाउन कर रहा है। फूड को तोड़ना, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी, फूड को तोड़ देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लांट ने फूड को बनाया फोटोसिंथेसिस से, क्या फूड बना, C6H12O6, यही फूड बना ग्लूकोज, यही एनिमल में भी बनेगा। ये जो फूड बना ग्लूकोज, ये ग्लूकोज से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, जब तक कि ये आपका जो फूड है ये टूटेगा नहीं, ये बर्न नहीं होगा, कंबस्टन की प्रोसेस नहीं होगी। इसके होने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन इसमें मिलेगी तो ऑक्सीजन इसको बर्न करेगी, जला देगी, कंबस्टन की प्रोसेस होगी, तो होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CO2 एंड H2O और प्लस एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। और यही एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ये रिएक्शन को करने का काम कौन करता है, माइटोकांड्रिया। ये माइटोकांड्रिया क्या करता है, रिस्पायरेशन का काम करता है, एनर्जी देता है इस सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर भी, एनिमल के सेल के अंदर भी एनर्जी देता है। इसलिए इस माइटोकांड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, या एनर्जी गिविंग ऑफ द सेल, या रिस्पायरेशन का काम लेने, इस रिस्पायरेशन करने का काम कौन करता है, माइटोकांड्रिया। इसलिए माइटोकांड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, एक होता है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो वैक्यूल प्लांट की सेल में बड़ा सा होता है, लार्ज होता है, और एनिमल की सेल में जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल इस सेल के अंदर जो प्रोसेस हुई, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, कंट्रोल करने का काम हो रहा है, रिस्पायरेशन करने का काम हो रहा है, ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उस एक्टिविटीज से जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट आकर के स्टोर होता है इस वैक्यूल के अंदर। जैसे हमारे हमारे होम्स में एक टैंक होती है, और वहां पे हम लोग वॉशरूम या बाथरूम जो भी है सबको एक कनेक्ट करके उस टैंक से स्टोर करते हैं वाटर को, तो उसको कहते हैं टैंकर, टंकी कहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ हमारे सेल के, हमारे बॉडी के सेल के अंदर प्लांट में या एनिमल में तो छोटा होता है और प्लांट में बड़ा होता है। तो ये क्या करता है, जो एक्टिविटीज होती है, सब एक्टिविटीज के वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। इस वैक्यूल को कहते हैं टैंकर ऑफ द सेल, सेल का टैंकर है ये। और इसमें क्या मिला होता है, शुगर प्लस साल्ट, शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन होता है इस वैक्यूल के अंदर। अब एक दो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं फिर से। एक तो प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं है। प्लांट में लार्ज वैक्यूल और एनिमल के सेल में लार्ज वैक्यूल नहीं है, छोटा सा वैक्यूल होता है। अब एक बहुत मेन डिफरेंस सुनिएगा, इस प्लांट की सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। इस एनिमल की सेल में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक टिनी स्ट्रक्चर है जो सेल में प्रेजेंट है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट के सेल में क्लोरोफिल होती है, प्लांट के सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के, लेकिन एनिमल के सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो तीन मेन डिफरेंस भी हो गया, प्लांट की सेल में सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट की सेल में लार्ज वैक्यूल, इसमें स्मॉल वैक्यूल। प्लांट की सेल में क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, एनिमल हम लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब उसके बाद लास्ट एक मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जेली लाइक का सब्सटेंस है, जेली लाइक की तरह सब्सटेंसेस है। ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म उस जेली लाइक सब्सटेंस है,
इसमें सारी एक्टिविटीज हो रही है। फोटोसिंथेसिस का होना, स्टोर होना, ट्रांसफर होना, कंट्रोल होना, वो रिस्पायरेशन करना, फूड को ब्रोकन डाउन करना, सारी एक्टिविटीज, सारी जितनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है हमारे बॉडी के अंदर, जो सेल है उस सेल के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है सारी, वो सब किस में हो रही है? साइटोप्लाज्म में। इसलिए साइटोप्लाज्म को कहते हैं प्लेग्राउंड ऑफ द सेल। यानी साइटोप्लाज्म क्या करता है? जो भी एक्टिविटीज हैं, सब एक्टिविटीज को करने का काम साइटोप्लाज्म हो रही है, इसलिए साइटोप्लाज्म को कहते हैं प्लेग्राउंड ऑफ द सेल। अब ये आपका जो सेल है, ये सेल भी टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब इसमें जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और हॉर्स क्वेश्चन तक, 75 क्वेश्चन तक, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप अपने बुक्स में पेंसिल से करिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा वो आप हमें सेंड करिएगा व्हाट्सएप पे, और मैं इस क्वेश्चन की भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे और उसका सॉल्यूशन होगा, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आपका नोट्स इंशाल्लाह कल परसों तक में मैं आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा, और नोट्स आप लोग अपने कॉपी में बना लें, जैसे 6 में बनाया गया था आपने नोट पहले चैप्टर का, और हमें क्या करें, उस नोट्स को भी सेंड करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट।